चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडर्स। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडर्स हैं जिनके नाम देखेंगे हम। पहले हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, famous Mexican plant breeder who was awarded the Nobel Peace and Nobel Prize in 1970 for the developing high-yielding dwarf wheat variety like Sonara 64 and Lerma Rojo 64 etc. देखिए नॉर्मन ई बोरलॉग एक मैक्सिकन प्लांट ब्रीडर थे। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1970 में। और इन्होंने जो पीस का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था वो दो डॉर्फ वैरायटी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वीट की। उन डॉर्फ वैरायटी के नाम थे सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो 64। इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इज पायनियर इन द म्यूटेशन ब्रीडिंग। इन्होंने क्या किया था? म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया था। He has produced the Sarvati Sonara variety of wheat by mutation, which is responsible for the green revolution in India. तो इन्होंने क्या किया था? सोनारा 64 को लेकर के इन्होंने उसके अंदर म्यूटेशनल ब्रीडिंग किया था और उसे तैयार किया था सरबती सोनारा। ये वैरायटी जो है इंडिया में डेवलप की गई थी बाय द डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इसी की वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी वीट की प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में, इंडिया में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट इज क्रॉप इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रॉप इंप्रूवमेंट मींस द कंबाइनिंग ऑल द गुड कैरेक्टर इन अ सिंगल प्लांट एंड मल्टीप्लाइंग देम। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट कहने का मतलब क्या है? हमारे पास कई सारी वैरायटी हैं, तो उन सभी के कैरेक्टर को किसी एक प्लांट के अंदर लाना। द मेन एम ऑफ द प्लांट ब्रीडर इज टू प्रोड्यूस द न्यू सुपीरियर क्रॉप वैरायटी। तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन पर्पज ये होता है कि बेहतर से बेहतर नई वैरायटी को क्या किया जाए? इंट्रोड्यूस किया जाए, बनाया जाए। म्यूटेशन ब्रीडिंग देखेंगे, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन इन द प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप द इम्प्रूव्ड वैरायटीज। तो हम क्या करते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या करते हैं? जानबूझ करके ही म्यूटेशन कराते हैं, इंटेंशनल म्यूटेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हम उस क्रॉप की वैरायटी को क्या कर सके? इंप्रूव कर सके। Induced mutation are useful in the specific situations when the desired alleles are absent in the germplasm. Next देखिएगा, many important varieties in the different crop plant have been produced by mutation breeding. तो कई सारी इम्प्रूव्ड वैरायटी जो हैं इंट्रोड्यूस की गई हैं, बनाई गई हैं इसी ब्रीडिंग प्रोसेस के द्वारा, म्यूटेशनल ब्रीडिंग के द्वारा। इन व्हीट देखेंगे, व्हीट में सरबती सोनारा एंड पूसा लर्मा आर टू इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय गामा रेज ट्रीटमेंट ऑफ सोनारा 64 एंड लर्मा रोजो, दैट इज मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट वैरायटी। तो देखिएगा, जो सोनारा 64 था इससे बनाया गया सरबती सोनारा, और लर्मा रोजो 64 जो था यह लर्मा रोजो से तैयार किया गया पूसा लर्मा। कैसे? गामा रेडिएशन के द्वारा। सरबती सोनारा इज अंबर ग्रीन कलर्ड वैरायटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो सरबती सोनारा जो है वो सुनहरे कलर के दाने वाला गेहूं है, जिस वैरायटी को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, और वही ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। इन मूंग बीन
resistant to the yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by the mutation। तो मूंग बीन में दो रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई, एक पहली थे येलो मोजाइक वायरस रेजिस्टेंट था, दूसरा था पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता था। म्यूटेशनल ब्रीडिंग हैज सम इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस एज, क्या क्या है म्यूटेशनल ब्रीडिंग के लिमिटेशंस? मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर रिसेसिव, ज्यादातर म्यूटेशन कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। म्यूटेशन रेट इज एक्सट्रीमली लो, and most of the induced mutations are invaluable to the breeders and many of them are lethal। तो कई सारे म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जो इनवैल्यूएबल होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, और कई सारे म्यूटेशन जो होते हैं वो लीथल होते हैं, यानी हार्मफुल हो जाते हैं। तो म्यूटेशन जैसा कि आपको बताया गया था, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, तो अचानक से अगर कोई चेंज होगा तो वो मे बी यूजफुल हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। Stability of mutant is sometimes doubtful, as some mutants have tendency to revert back to the original type। कई बार होता है कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग के दौरान जो चेंजेज आते हैं वो कुछ समय के बाद रिवर्ट हो जाते हैं, यानी अपने ओरिजिनल टाइप में फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, देखिए प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराते हैं, हाइब्रिड प्लांट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements। तो जो all over the world total population है that is near about 840 million, जरूर ये पूरी दुनिया में सभी लोग जो है एडिक्वेट फूड नहीं पाते हैं, यानी संतुलित आहार नहीं पाते हैं जिससे वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अ फार ग्रेटर नंबर 3 बिलियन पीपल्स सफर्स फ्रॉम द माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें से 3 बिलियन लोग जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से सफर करते हैं, प्रोटीन की कमी से, विटामिन डिफिशियंसी से और हिडन हंगर because they can't afford to buy the enough fruit, vegetables, legumes, fish and meat। तो इसको हिडन हंगर बोलते हैं। कई सारे लोग जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन और विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं, और क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या लेग्यूम्स, फिश या मीट जो है नहीं खरीद सकते हैं, इस वजह से उनमें विटामिन की, किसी में प्रोटीन की, मिनरल्स की डिफिशियंसी रहती है। डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट particularly iron, vitamin A, iodine and zinc increases the risk of disease। तो ऐसा डाइट, ऐसा खाना, ऐसा भोजन जिसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट मेनली जैसे आयरन की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो, आयोडीन की कमी हो, जिंक की कमी हो, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं या डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिड्यूस लाइफ स्पैन एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटी, उनका लाइफ स्पैन जो है जीवन काल भी कम होता है और प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे बायोफोर्टिफिकेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है देखेंगे। ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो बायोफोर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि प्लांट्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। ब्रीडिंग ऑफ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग, पहला क्या है, कैसे हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, जो भी प्रोटीन है उसका कंटेंट और क्वालिटी, अमाउंट
और क्वालिटी दोनों को हम इम्प्रूव करके कर सकते हैं। कंटेंट एंड ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल की कंटेंट और क्वालिटी को, एंड विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट्स एटसेट्रा, इसको हम इम्प्रूव करके प्लांट्स के अंदर इनकी क्वांटिटी को बढ़ा करके हम बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे लोगों तक जो है सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं पहुंच सकें। In 2000, maize hybrid that has twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan compared to the existing maize hybrid were developed. तो सन 2000 में मेज की मक्के की एक नया हाइब्रिड प्लांट तैयार किया गया, जिसमें जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं मेनली लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, तो जो पुराना हाइब्रिड वैरायटी था हमारे पास, उससे जो हमने नया हाइब्रिड तैयार किया उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की क्वांटिटी पहले से 2 गुनी ज्यादा थी। व्हीट वैरायटी एटलस 66 हैविंग द प्रोटीन कंटेंट, हमने एक हाइब्रिड तैयार किया है व्हीट का जिसका नाम है एटलस 66, जिसमें जो कि प्रोटीन रिच व्हीट है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। हैज बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग द कल्टिवेटेड व्हीट। It has been possible to develop an iron fortified rice variety containing over 5 times as much iron as in commonly consumed variety। ठीक है, तो हमने क्या किया है, धान की एक नई वैरायटी या राइस की एक नई वैरायटी तैयार की है जो कि आयरन फोर्टिफाइड है, जिसमें आयरन की मात्रा जो है नॉर्मल वैरायटी से 5 गुना ज्यादा है। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, हैज आल्सो रिलीज्ड द सेवरल वेजिटेबल्स क्रॉप दैट आर रिच इन द विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई सारे नए वैरायटी जो है वेजिटेबल्स के रिलीज किए हैं जो कि जो कि विटामिन्स और मिनरल रिच हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए इन रिच कैरेट, विटामिन ए की मात्रा जो है, हाई विटामिन ए की मात्रा के साथ जो है कैरेट, स्पिनच, पालक, पंपकिन एंड विटामिन सी इन रिच द बिटर ग्राउंड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो एटसेट्रा, आयरन एंड कैल्शियम इन रिच स्पिनच एंड बथुआ, एंड प्रोटीन इन रिच बीन्स, ब्रॉड एंड लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीज एटसेट्रा। तो कई सारे वैरायटी इंट्रोड्यूस की हैं, कुछ में मिनरल्स की क्वालिटी ज्यादा है, कुछ में विटामिन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसके बेसिस पे ऐसे ही एक धान की वैरायटी इंट्रोड्यूस की गई है, गोल्डन राइस, दैट इज रिच इन विटामिन ए। नेक्स्ट देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन SCP। Conventional agricultural productions of cereals, pulses, vegetables, fruit, etc. may not be able to meet the demand of the food at the rate at which the humans and animal population is increasing। तो देखिए, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उससे ये हमारे जो वेजिटेबल्स की, पल्सेस की, अनाज की, फ्रूट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस रेट से जो है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है उस रेट से जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा है। Demand of cereals as it taken 3 to 10 gram of grains to produce the 1 kg of meat by the animal farming। तो जैसे जैसे
मीट की डिमांड बढ़ती गई है, जैसे जैसे लोग जो है मीट खाना ज्यादा कर दिए हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो सीरियल्स का इंटेक है, अनाज का इंटेक है, वो एनिमल फार्मिंग के द्वारा ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि 3 to 10 ग्राम ग्रेन से 1 ग्राम, सॉरी 3 to 10 kg सीरियल से यानी अनाज से जो है 1 kg मीट एनिमल के द्वारा फॉर्म किया जा सकता है। More than 25% of the human population is suffering from the hunger and malnutrition। तो पूरी जनसंख्या जितनी है उसमें से 25% जनसंख्या जो है वो भूख से और कुपोषण से मर रही है या सफर कर रही है। One of the alternate sources of protein for the animals and humans nutrients is the single cell protein। तो इसकी जो कमी है इसको पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्स जो है प्रोटीन का फॉर द एनिमल्स वो है सिंगल सेल प्रोटीन। तो देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स के द्वारा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे हम प्रोटीन तैयार कर रहे हैं। माइक्रोब्स लाइक द स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन इजिली ऑन द materials like the wastewater from the potato processing plant containing the starch, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce a large quantity and can serve as the food rich in the protein, minerals, fat, carbohydrate and vitamins। तो देखिएगा स्पाइरुलाइना जो कि ग्रीन एल्गा है, इसका उपयोग जो है हम एज प्रोटीन सोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसको उगाना जो है बहुत ही आसान है और इसको कहीं भी उगाया जा सकता है। जो पोटैटो प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है वहां से निकला हुआ उसका पानी जो उसमें स्टार्च पाया जाता है, या फिर एक्स्ट्रा भूसा होता है, मोलेसेस होते हैं, एनिमल मैन्योर होता है, यहाँ तक कि सीवेज में भी आप स्पाइरुलाइना को ग्रो करा सकते हैं, जो कि एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस तरीके का यूटिलाइजेशन जो होता है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी क्या करता है, कम करता है। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट अ 250 kg काउ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। एक जनरल एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है एक 250 किलोग्राम की एक गाय जो कि पूरे दिन भर में 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। इन द सेम पीरियड 250 gram of microorganisms like the methylophilus, methylotropus, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce the 25 tons of protein। तो देखिए एक 250 किलो की गाय जो है जिसको आप दिन भर खिलाते हैं वो पूरे दिन भर के बाद में आपको 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। अगर वहीं पे आप 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें तो ये आपको 25,000 किलो प्रोटीन प्रोवाइड करता है। 25 टन, 1 टन इक्वल टू 1000 kg, यानी कि लगभग 25,000 किलो प्रोटीन जो है एक दिन में आपको प्रोड्यूस करके देगा ये 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The fact that mushrooms are eaten by the many people and large scale mushroom cultured in growing industry makes it be believable that the microbes too would be acceptable as a food। तो देखिए जैसे कि कई सारे लोगों के द्वारा मशरूम भी खाया जाता है, तो मशरूम जो है एक फंगस है। मशरूम क्या है, फंगस है, और ये एडिबल फंगल है जिसको हम खा सकते हैं, और ये हम प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है वेजिटेरियंस के लिए। क्रॉप देखेंगे, इनकी वैरायटी के बारे में देखेंगे। रेजिस्टेंट टू द डिजीज, किस डिजीज के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये क्रॉप वैरायटी जो है ये हाइब्रिड क्रॉप वैरायटी हैं जो
हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान तैयार की गई है। तो इसमें देखेंगे पहला है वीट। वीट की वैरायटी का नाम है हिमगिरी। ये लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। ब्रसिका, पूसा स्वर्णिम नाम है या करण राई बोलते हैं, ये व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। कॉलीफ्लावर है, इसमें वैरायटी है पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवल। ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट बैक रॉट डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट है काउपी यानी बोंडा। इसका नाम है पूसा कोमल, इसकी वैरायटी का नाम है। ये बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस शो करता है। चिली, इसकी वैरायटी का नाम है पूसा सदाबहार। ये चिली मोजाइक वायरस या टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब ये बीमारियां इससे इसको नहीं होती हैं, हमने ऐसा वैरायटी तैयार किया है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट एंड पेस्ट। कुछ हमारे पास प्लांट वैरायटीज हैं जो इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं, जैसे क्रॉप है, वैरायटी है इसकी, और इंसेक्ट एंड पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे शो करती है। जैसे क्रॉप है हमारी ब्रेसिका, वैरायटी है इसका पूसा गौरव, रैपसीड मस्टर्ड भी बोलते हैं इसको, ये एफिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। अगला है फ्लैट बीन जिसको सेम बोलते हैं आप, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, ये जेसिड्स एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। सबके सब इंसेक्ट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज ओकरा। ओकरा दैट मीन्स होता है भिंडी। पूसा सवानी वैरायटी है एंड पूसा A4 दो वैरायटी हैं, सूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिलेक्शन। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट मेथड फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता था, खेती की जाती थी, वहां से जो फसल मिलती थी उस फसल से हम सीड को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, छांट लेते थे, उसमें से जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करके अलग कर लेते हैं। ओके, और उन्हीं सीड्स को हम अगले सीजन में फिर से सोइंग के लिए रखते हैं, बुआई के लिए रखते हैं। तो हर साल ऐसे ही करते करते जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं सिर्फ वही बचते हैं। तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का जो है बहुत ही पुराना तरीका है, प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट मेथड है। दिस इज practiced in the crop improvement and it is selections of phenotypically superior plant from a mixed population। तो उस फसल में से जो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट होते थे हम उनको सेलेक्ट कर लेते थे, बाकी सबको हटा देते थे। selection act on genetic variation presenting in a population and produces a new population with the improved character। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, आगे चल करके एक नई पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये सीड्स हैं, इसमें से हमने कुछ को सेलेक्ट कर लिया, अब यही सिलेक्शन जो है इन्हीं की सोइंग करेंगे, यही बुआई करेंगे, तो इसमें से अच्छे क्वालिटी के सीड, फिर अच्छे क्वालिटी के सीड, तो कुछ समय के बाद क्या होता है उनके अंदर जो अच्छे कैरेक्टर हैं वही बचे रह जाते हैं, जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सिलेक्शन इज ऑफ 3 टाइप। पहला क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन, दूसरा है मास सिलेक्शन और तीसरा है क्लोनल सिलेक्शन। अगला है इवैल्यूएशन एंड रिलीज ऑफ वैरायटीज। A newly developed pure line improved population or hybrid undergo the critical evaluation for the yield, quality, disease and insect resistance and for other traits। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्योर लाइन को सिलेक्ट करते हैं, यानी दो डिफरेंट क्वालिटी के, दो डिफरेंट सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग आती है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिड तैयार हो गया हमारा,
इस हाइब्रिड में फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद जो है, जो प्योर लाइन कैरेक्टर होगा उसको मेंटेन करेंगे, अदर कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इन इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली, ICAR जिसको बोलते हैं हम, कैरी आउट द इवेल्युएशन। तो सब जो हाइब्रिड तैयार होता है फिर उसको हम इवेल्युएशन के लिए भेजते हैं। कहाँ पर, ICAR में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में हम उसको भेजते हैं। फिर वहां से सेलेक्ट किया जाता है और उसका इवेल्युएशन होता है। अल्टीमेटली अ न्यू प्योर लाइन or population or hybrid that is superior to the existing variety as well as to other new materials may be released as a new variety। तो हम क्या करते हैं, जो हाइब्रिड है जो तैयार किया हमने, उसका प्योर लाइन कैरेक्टर मेंटेन करते हैं, और जो प्योर लाइन होता है या नई पॉपुलेशन होती है या हाइब्रिड होता है जिसको हमने तैयार किया है, अगर वो पिछली वैरायटी से ज्यादा अच्छा पैदावार देता है या प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। या इसी को हम टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। तो देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड इम्पोर्टेंट promising method of crop improvement in such plant where all the conventional methods of breeding failed। तो टिश्यू कल्चर हम ऐसे प्लांट्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं जिसमें अदर मेथड्स जो हैं ब्रीडिंग के वो फेल हो चुके हैं या नहीं अपनाए जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द टोटीपोटेंट नेचर ऑफ द plant cell। Totipotency, that means the cells having the tendency to form any kind of cell। टोटीपोटेंट सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिनसे हम किसी भी तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो किसी भी तरह की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो हम टोटीपोटेंट सेल का कल्चर कराते हैं और उसी से नया प्लांट तैयार करते हैं। Plant tissue culture is the technique of maintaining and growing plant cells or tissue and organs in sterilized culture medium under the control aseptic condition, that is in vitro। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट से हम कोई पार्ट या सेल्स या टिश्यू को ले लेते हैं या ऑर्गन को ले लेते हैं जिसको हम एक स्टरलाइज मीडियम में उसको ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लांट। प्लांट पार्ट दैट इज excised from its original location and used for initiating a culture। तो जो प्लांट होता है आपका, इस प्लांट से टिश्यू या सेल का जो पार्ट लिया जाता है ग्रो कराने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट।
इट मे बी रूट टिप, सूट बड, एंथर, एम्ब्रियो, ओव्यूल एटसेट्रा। तो ये प्लांट का कोई सा भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि रूट टिप हो सकता है, सूट बड हो सकता है, एंथर हो सकता है, एम्ब्रियो या ओव्यूल हो सकता है। नॉर्मली undetermined cells of the plants are used as explants। तो जो प्लांट से सैंपल लिया जाता है या टिश्यू का पार्ट लिया जाता है कल्चर कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए, उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सरफेस स्टरलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्सप्लांट विद द स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल केमिकल लाइक द सोडियम हाइपोक्लोराइड, H2O2, ब्रोमीन वाटर, एथिल एल्कोहल एटसेट्रा। तो सरफेस स्टरलाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल केमिकल का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमने टिश्यू का पार्ट लिया है उसमें कोई बैक्टीरिया या किसी फंगस का इन्फेक्शन ना होने पाए। The vessels, media and instruments are also sterilized by the treatment by the treated them with the steam and dry heat और अल्कोहल। तो इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनको भी स्टरलाइज किया जाता है, स्टीम के द्वारा, ड्राई हीट के द्वारा या अल्कोहल के द्वारा। कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट्स मीडियम which provide nutrition to the explant and which is required for the normal growth and development of the explant। तो देखिए जो प्लांट से आपने प्लांट का पार्ट लिया था, किसी प्लांट से कुछ टिश्यू ले लिया था आपने, इसी टिश्यू को हमने बोला था एक्सप्लांट। फिर इस एक्सप्लांट को स्टरलाइज करने के बाद एक कल्चर मीडियम में रखा जाता है, और जो कल्चर मीडियम होगा उस सेल्स को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम कंटेन्स द इनऑर्गेनिक साल्ट। तो कल्चर मीडियम में क्या क्या पाया जाता है, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, सुक्रोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कार्बन, ग्रोथ रेगुलेटर 2,4-D, साइटोकाइनिन, बेंजिल एमिनो प्यूरिन एटसेट्रा। इसके अलावा देखेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एक्सप्लांट। फिर उसके बाद हम उस एक्सप्लांट में, उसी कल्चर मीडियम में हम क्या करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि ग्रोथ हार्मोन का उपयोग करते हैं। इस ग्रोथ हार्मोन की मदद से उस एक्सप्लांट की जो सेल्स होती हैं उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के। देखेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड बिटवीन द different lines and species that cannot be produced normally by the sexual reproduction, for example rice and carrot। तो जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लांट बॉडी सेल का यूज करते हैं, उसमें दो सेल को सोमैटिक सेल्स को आपस में फ्यूज करा दिया जाता है, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। और इससे हम ऐसी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसी स्पीशीज में इसका उपयोग करते हैं जिसमें नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे पोमैटो इज ए सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन द पोटैटो एंड टोमेटो। हमने क्या किया है, पोमैटो तैयार किया है जिसमें आलू और टमाटर दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं।
तो हमने इसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किया है, पोटैटो और टोमेटो को पोमैटो बोलते हैं। ऐसे ही ब्रोमेटो हमने बनाया है बाय द ब्रिंजल एंड टोमेटो, ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है। देखिए साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड जो होते हैं उसमें जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल होगा। इन दोनों को हमने आपस में क्या किया, दोनों सेल्स फ्यूज हो गई। यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, इसमें से एक न्यूक्लियस जो होगा वो डीजनरेट कर जाएगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, डीजनरेट कर जाएगा और सरवाइव नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। अगला देखेंगे यूज ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। पहला है फॉर द जीन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एल्लोपॉलीप्लॉइड्स एटसेट्रा। कुछ स्पेशल पॉइंट है, इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है साइब्रिड। साइब्रिड जो होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, जिसमें दो डिफरेंट कलेक्शन या स्पीसीज के साइटोप्लाज्म को हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहलाता है। Hybrid possesses a nuclear genome from only one parent but cytoplasmic genes from the both parents। तो इसमें होता क्या है, जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो किसी एक ही पेरेंट का होता है, लेकिन देखिए हाइब्रिड और साइब्रिड में डिफरेंस क्या है। हाइब्रिड में क्या होता है, दो डिफरेंट सेल के न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इसके अंदर दोनों के जीनोम होते हैं। जबकि साइब्रिड में क्या होता है, इसमें दोनों सेल के साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज करते हैं बट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करते हैं। तो एक ही सेल के अंदर जो है इनिशियली दो न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें से एक न्यूक्लियस कुछ समय के बाद डीजनरेट कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बचता है। लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म दोनों न्यूक्लियस का, दोनों सेल का होता है, और उस साइटोप्लाज्म में भी कुछ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। The process of protoplast fusion resulting in the development of the hybrid is known as the hybridization or cytoplasmic hybrid। तो इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कलेक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो इस वजह से ये साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड कहलाता है। तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइब्रिड, दो मेथड हैं साइब्रिड फॉर्मेशन के। पहला है बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन पेरेंट टू इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ अनदर पेरेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो सेल लेते हैं, एक सेल में विथ न्यूक्लियस लेते हैं, दूसरे वाले में न्यूक्लियस हम पहले से ही निकाल देते हैं, न्यूक्लिएटेड होता है, तो दोनों को फ्यूज कर देंगे। तो इसमें साइटोप्लाज्म तो दोनों का होगा लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ एक ही वैरायटी का होगा। तो इस तरीके से जो फ्यूजन होगा। दूसरा बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन न्यूक्लियस फ्रॉम हेट्रोकैरियन।
यूज ऑफ साइब्रेट देखिएगा, साइब्रेट का यूज क्या क्या होता है। इन प्लांट्स सेल सम जेनेटिक फैक्टर आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड तैयार करने के पीछे हमारा रीजन यही होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी कोई जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन दीज फैक्टर्स फ्यूज टुगेदर एंड परफॉर्म द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से दोनों में क्या होता है, दोनों के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट पाए जाने वाले जीनोम आपस में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस कैरेक्टर को ट्रांसफर करते रहते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल, streptomycin resistant gene is transferred from the Nicotiana tabacum to Nicotiana sylvestris। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जो जीन था उसको ट्रांसफर किया गया था निकोटियाना टोबैकम टू निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस, एंड जीन ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज ट्रांसफर्ड इन द निकोटियाना ब्रासिका एंड पिट्यूनिया फ्रॉम वन अनदर। तो एक से दूसरे में जो है स्टेरिलिटी का जीन ट्रांसफर किया गया था, किसमें, निकोटियाना में, ब्रासिका में और भी अदर स्पीसीज हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है आपका इवोल्यूशन।